नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। सबसे पहले बड़ी खबर की बात। न्यूज 18 की खबर का परिवहन मंत्री ने संज्ञान लिया है। अब आरटीओ ऑफिस में चल रहे दलालों के राज पर जल्द एक्शन होगा। आरटीओ ऑफिस में चलेगा चेकिंग अभियान, ये यशपाल आर्य ने कहा है। जीरो टॉलरेंस की सरकार में दलालगिरी नहीं चलेगी। यशपाल आर्य ने न्यूज 18 की खबर का ये संज्ञान लिया है और अब बहुत जल्द आरटीओ ऑफिस में चल रहे दलालों के राज पर एक्शन लेने की तैयारी चल रही है। आरटीओ ऑफिस में चेकिंग अभियान चलाने का भी फरमान जारी कर दिया गया है। अब ये अभियान चलाया जाएगा। जीरो टॉलरेंस की सरकार में दलालगिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यशपाल आर्य ने ये बात साफ कर दी है। न्यूज 18 ने प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया था कि इस तरह से दलालों के चंगुल में फंसकर परेशानी हो रही है लोगों को। इस पर संज्ञान लिया गया है। यशपाल आर्य ने कहा है कि आरटीओ ऑफिस में चेकिंग अभियान चलाया जाएगा और किसी भी सूरत में दलालगिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्रीनगर गढ़वाल स्थित प्रदेश के एकमात्र एनआईटी अब राजस्थान स्थित जयपुर ले जाने की तैयारियां पूरी हो गई हैं। एनआईटी निदेशक ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय से मिली जानकारी से छात्र छात्राओं को जारी पत्र में अवगत करा दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एनआईटी उत्तराखंड के बीटेक प्रथम, द्वितीय, तृतीय और एमटेक के प्रथम वर्ष के 625 छात्र छात्राओं को 3 वर्षों के लिए जयपुर में स्थापित किए जा रहे सैटेलाइट कैंपस बनाकर शिफ्ट किया जाएगा। एनआईटी निदेशक का छात्र छात्राओं को जारी पत्र भी इसकी पुष्टि करता है। पत्र के मुताबिक श्रीनगर स्थित एनआईटी उत्तराखंड के बच्चों को बेहतर सुविधाएं देने के मकसद से एमएचआरडी ऐसा करने जा रहा है। हालांकि एनआईटी प्रशासन ने सीधे तौर पर तो इसकी पुष्टि करने से इनकार कर दिया है, लेकिन उनके जवाब से ऐसे संकेत जरूर मिल रहे हैं। बच्चों को मालूम होगा, बच्चों से उनकी बातचीत हुई है, लेकिन क्या है, कब है, कितने बच्चों का है, कौन सी एनआईटी में है, कितने कहाँ जाएंगे या जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कुछ पीछे रहेंगे, कहीं किसी ने हाँ बोला है, किसी ने ना बोला है, तो उस असमंजस में अभी कुछ क्लियर नहीं। अपडेट के लिए बात करते हैं अपने सहयोगी सुधीर भट्ट से, जो कि हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। सुधीर, कुलसचिव भी ठीक इस पूरे मामले को लेकर बयान नहीं दे रहे हैं। अगर ये शिफ्टिंग की जाती है तो कितनी दिक्कतें होंगी? निश्चित तौर पर मोनिका, देखिए, एनआईटी प्रबंधन को, एनआईटी प्रशासन को इस मामले में पूरी जानकारी है और एनआईटी डायरेक्टर के हवाले से जो मेल छात्रों को भेजा गया है और जिसमें जानकारी दी गई है कि एनआईटी जयपुर में फिलहाल सैटेलाइट कैंपस के तौर पर एनआईटी उत्तराखंड को शिफ्ट किया जा रहा है, जिसके 625 बच्चे बीटेक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और एमटेक फर्स्ट ईयर के 625 बच्चों को मिलाकर जो है शिफ्ट किया जा रहा है एनआईटी जयपुर में, और जहां की सैटेलाइट कैंपस 3 वर्षों के लिए स्थापित किया जा रहा है। और जो बीटेक फाइनल ईयर के हैं और एमटेक फाइनल ईयर के हैं और पीएचडी के जो बच्चे हैं वो फिलहाल श्रीनगर में ही पढ़ेंगे एनआईटी में, जबकि 625 बच्चे वहां चले जाएंगे। और मैं ये बता दूं कि 980 छात्र छात्राएं पूरे बीटेक, एमटेक और पीएचडी के हैं जो इस समय एनआईटी श्रीनगर में अध्ययनरत हैं। तो कुल मिला के जो स्थितियां इस समय है, इस पूरी खबर के बाद, हमारी इस खबर को दिखाने के बाद, इस सूचना को दिखाए जाने के बाद स्थानीय जनता में इस बात को लेकर गहरा रोष है कि पहले तक मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत इस बात को कहते रहे कि किसी भी सूरत में एनआईटी का स्थायी या अस्थायी कैंपस श्रीनगर से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन पहले तक तो केवल और केवल राज्य के अंदर ही शिफ्टिंग की चर्चाएं थी, लेकिन अब तो राज्य से बहुत दूर दूसरे राज्य में एनआईटी को शिफ्ट करने की जो बात हो गई है, उस पर स्थानीय जनता को अब और ज्यादा गहरा रोष है और ये निश्चित तौर पर सरकार के लिए खासी किरकिरी करने वाली घटना है। मोनिका, सुधीर, तो क्या छात्रों को इस बात को लेकर जानकारी दे दी गई है कि बहुत जल्द उन्हें जयपुर जाना होगा? देखिए मोनिका, जो बात अंदर से छन कर जो आ रही है उसमें यह है कि जो मेल सार्वजनिक हुआ है एनआईटी डायरेक्टर की ओर से एमएचआरडी के हवाले से छात्रों को ये जानकारी देते हुए कि एनआईटी जयपुर में उनको बतौर सैटेलाइट कैंपस के तौर पर जो स्थापित किया जा रहा है उसमें उनको शिफ्ट किया जा रहा है, उनको वहां भेजा जा रहा है। और जो जानकारी आ रही है उसमें यह है कि छात्र रवाना भी हो गए हैं, चले भी गए हैं श्रीनगर छोड़कर। तो हालांकि एनआईटी प्रशासन इसकी पुष्टि तो नहीं कर रहा है, लेकिन
ये बात बिल्कुल सही है कि एनआईटी प्रशासन के पूरे संज्ञान में मामला है और फिलहाल इस बात को इसलिए हवा नहीं दी जा रही कि जिससे कि जनता में रोष ना हो, कोई जन आंदोलन खड़ा ना हो जाए। लेकिन इस बीच में मैं जानकारी दे दूं कि जनता को अब इस पूरे मसले पर जानकारी आने के बाद अब जनता में गहरा गुस्सा है इस बात को लेकर कि आखिरकार एनआईटी को कैसे जो है मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री के इतने चर्चित बयानों के बाद भी बाहर ले जाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर अब एक नए जन आंदोलन की तैयारी शुरू हो गई है। मोनिका, शुक्रिया सुधीर इस तमाम जानकारी के लिए आपका। सुधीर भट्ट हमारे सहयोगी तमाम जानकारी मुहैया करा रहे थे, बता रहे थे कि भले ही प्रबंधन की ओर से सीधे तौर पर इस बात के लिए कुछ भी नहीं कहा जा रहा शिफ्टिंग को लेकर, लेकिन छात्रों को भी ये जानकारी दे दी गई है और कई छात्र यहाँ से शिफ्ट भी हो गए हैं। लेकिन लोगों में इस बात को लेकर गहरा रोष है, एनआईटी को जयपुर अब शिफ्ट होना होगा। हालांकि पहले से इसका विरोध हो रहा था, उसके बावजूद ये कदम उठाया गया। लोग अब आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिला बनने के बाद जिले के इतिहास में न्यायपालिका की ओर से मंगलवार का दिन ऐतिहासिक रहा। रुद्रप्रयाग जिले के इतिहास में पहली बार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या के मामले में 2 अभियुक्तों को दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई है। रुद्रप्रयाग के जखोली क्षेत्र के विमला देवी और सरोजनी देवी हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भारत भूषण पांडे की अदालत ने दोषी पाए गए 2 लोगों को फांसी और 2 अन्य को 3-3 साल के कारावास की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि 4 अप्रैल 2017 की रात जखोली तहसील के लिसवाल्टा की विवाहिता सरोजनी देवी जब अकेले घर पर थी तो उस समय उसकी हत्या कर दी गई थी। अभियुक्तों द्वारा उसके बाद विमला देवी की भी हत्या कर दी गई थी। दोनों हत्याओं के मामले में पुलिस ने मुकेश और सोनू के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया, जबकि ज्वेलर्स अवधेश शाह और राजेश रस्तोगी के खिलाफ धारा 411 पर का अपराध पाते हुए आरोप पत्र माननीय न्यायालय को प्रेषित किया गया था। माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्रीमान भारत भूषण पांडे जी द्वारा एक हत्या के मुकदमे में सजा सुनाई गई है, जिसमें कि 2 लोग मुकेश तपलाल एवं सतीश उर्फ सोनू को 302 में फांसी की सजा और 2 लोगों को 411 के तहत 3 साल की सजा सुनाई गई है। और ये पहली बार जो है इस न्यायालय द्वारा पहली सजा हुई है फांसी की। शैलेंद्र से बात करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए शैलेंद्र, ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है, कोर्ट में क्या कहा गया? और बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, रुद्रप्रयाग जिले बनने के इतिहास के बाद पहली बार जो है न्यायपालिका की तरफ से जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है, जिसमें कि जो यहाँ पे एक घटना घटी थी जखोली में करीबन 1 साल पहले, उसमें सिलसिलेवार 2 हत्याएं की गई थी, 2 महिलाओं की हत्याएं की गई थी। पूरे जिले में काफी सेंसिटिव जिला था, यहाँ शांत माहौल यहाँ पे रहता है, लेकिन इस तरह की हत्याओं के बाद पूरे जिले में एक पूरा माहौल गर्म हो गया था। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से गंभीर जो है न्यायालय ने इस मामले को माना है, और क्योंकि इसमें हत्या के साथ साथ लूटपाट और रंजिश भी जो है सामने आई थी, तो 2 लोग जो हत्या जिन्होंने की थी उनको जो है फांसी की सजा सुनाई गई। और लूटपाट का जो ज्वेलरी वगैरह जो सामान भेजा गया जिन ज्वेलर्स किया, उन दोनों को भी 3-3 साल का कठोर जो कारावास है वो न्यायालय ने सुनाया। जी शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका। 2 महिलाओं की हत्या के मामले में सजा का ऐलान कर दिया गया है, फांसी की सजा सुनाई गई है। वहीं सत्र के पहले दिन कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ये कहकर सनसनी मचा दी उन्होंने कि 2003 में बीजेपी ने एनडी तिवारी की सरकार गिराने की कोशिश की थी। इसके बाद बीजेपी के लिए बचाव करना मुश्किल हो गया है और कांग्रेस बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या के प्रयास का आरोप लगा रही है। सत्र के पहले दिन कैबिनेट मंत्री के बयान ने सरकार को असहज कर दिया। सदन में पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, लेकिन शोक प्रस्ताव पेश करते हुए हरक सिंह रावत इतने भावुक हुए कि वो सरकार के लिए भारी पड़ गया। उन्होंने कहा कि 2003 में बीजेपी के साथ मिलकर एनडी तिवारी सरकार को गिराने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कभी तिवारी जी ने उनके प्रति द्वेष भाव नहीं रखा। उस वक्त हरक सिंह कांग्रेस में थे और जैनी प्रकरण में नाम आने के बाद उन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था। जब एक स्थिति ऐसी आ गई कि 28 विधायक हम साथ हो गए थे और मैं कोश्यारी जी के घर गया, कोश्यारी से बातचीत करी कि भाई हम
सरकार के खिलाफ है तो जब हरक सिंह को लगा कि पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी का गुणगान उनकी सरकार पर भारी पड़ रहा है तो हालात संभालने में जुट गए। मैं तिवारी जी के खिलाफ मैंने इस तरह का कदम उठाया और उसके बाद उनका व्यक्तित्व तो देखिए कि उनकी जगह कोई और मुख्यमंत्री होता और कोई नेता होता तो वो गांठ बना लेता, लेकिन उस व्यक्ति ने गांठ नहीं बनाई। बात भले ही पुरानी हो लेकिन प्रासंगिकता आज भी है। सो कांग्रेस ने हरक सिंह और बीजेपी को घेरने में बिल्कुल भी देर नहीं की। उन्होंने अपने को तो दोषी आज साबित कर ही दिया है और लेकिन उसके साथ साथ स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी को और दूसरे नेताओं को अपने साथ इसमें घसीटना ये साबित ठीक नहीं है। और अगर वो लोग वाकई में शामिल थे तो निश्चित ही फिर वो लोग भी लोकतंत्र की जो परंपराएं उसका हनन करने वाले व्यक्तियों के रूप में उनका नाम भी दर्ज होगा। अब बीजेपी को नहीं सूझ रहा कि वो इसका जवाब कैसे दे, सो इसे हरक सिंह का अनुभव बताया जा रहा है। कहा कि मेरे जीवन का अनुभव रहा, तिवारी जैसा महान व्यक्तित्व था, मैंने ऐसा काम या इस तरह का कोई कार्य विचार आया के बड़े सांसद भगत सिंह कोश्यारी का नाम उन्होंने लिया है। नहीं, मैंने कहा ना उनका वो अनुभव था तिवारी जी के साथ, वो अनुभव उन्होंने साझा किया है। कांग्रेस भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पहले ही सरकार को घेरने की तैयारी में थी। उस पर हरक सिंह के बयान ने सरकार की मुसीबत और बढ़ा दी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से रॉबिन सिंह के साथ किशोर रावत की रिपोर्ट। वहीं हरक सिंह रावत के बयान पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने उनका बचाव किया है। जहां एक तरफ उपनेता प्रतिपक्ष करण माहरा हरक सिंह रावत पर सवालिया निशान लगा रहे हैं, वहीं नेता प्रतिपक्ष हरक सिंह की तारीफ करती नजर आ रही हैं। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि मैं हरक सिंह रावत के साथ हूं। बयान को आप लोग बिना वजह तूल दे रहे हैं। मैं उसे तब से जानती हूँ जब वो उत्तर प्रदेश में भी मंत्री था और हम सदन के मेंबर थे, मिलते थे। तो उसने संस्मरण सुनाते हुए ये संस्मरण सुना दिया। सुनाने को तो और भी बहुत सारी बातें सुनाई, बहुतों ने सुनाई। मैं इसे कोई तूल नहीं दे रही और हरक सिंह का कोई ऐसा इरादा नहीं था। उन्होंने बताते बताते बता दिया। तो सरकार गिराने की बात आई तो मुझे तिवारी जी ने बुला लिया। इतना ही तो कहना चाह रहा था, उसने कह दिया। इसमें कोई अन्यथा बात नहीं, ना मैं अन्यथा अर्थ निकाल दूं। देहरादून विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो गया है। वंदे मातरम गीत के साथ सदन की कार्यवाही शुरू की गई। वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने सदन के पटल पर 2018-19 का वित्तीय वर्ष का प्रथम अनुपूरक बजट रखा। इससे पहले सदन में संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने शोक प्रस्ताव रखा और प्रश्नकाल स्थगित किया गया। इस दौरान पूरे सदन ने पूर्व सीएम एनडी तिवारी को श्रद्धांजलि दी। सबसे पहले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शोक प्रस्ताव पढ़ा। सीएम ने कहा कि तिवारी जी का निधन का अर्थ होने का मतलब एक युग का समाप्त होना है। सीएम ने कहा कि एनडी तिवारी के समय पर उत्तराखंड को स्पेशल औद्योगिक पैकेज मिला था। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने सदन को जानकारी दी कि प्रदेश के विकास कार्यों में तिवारी जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विधानसभा सत्र के पहले दिन सदन में वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने 2452.41 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इसमें सबसे ज्यादा 555 करोड़ वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय और अन्य सेवाओं के लिए प्रावधान किया गया। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी के लिए 255 करोड़, कृषि के लिए 311 करोड़, परिवहन के लिए 14 करोड़, नगर निकाय के लिए 184 करोड़, ग्राम्य विकास के लिए 218 करोड़, समाज कल्याण के लिए 123 करोड़, स्वास्थ्य के लिए 166 करोड़, पर्यटन के लिए 6 करोड़, वन के लिए 21 करोड़ और खाद्य विभाग के लिए 1 करोड़ का प्रावधान अनुपूरक बजट में किया गया। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन और इसमें लोकायुक्त बिल को लेकर विपक्ष आक्रामक हो सकता है। सदन में आज अनुपूरक बजट पर भी चर्चा संभव है। सदन में रखा जाएगा जमीन खरीदने का अध्यादेश का बिल। सदन में आज अनुपूरक बजट पर चर्चा संभव है कहा जा रहा है और सदन में जमीन खरीदने का अध्यादेश का बिल भी आज रखा जाएगा। ऐसे में विपक्ष के तेवर आक्रामक हो सकते हैं, हंगामेदार आज की कार्यवाही हो सकती है। शीतकालीन सत्र के दौरान आज दूसरे दिन कई अहम प्रस्ताव है जिसे लेकर काफी हंगामा हो सकता है। लोकायुक्त बिल को लेकर विपक्ष के तेवर आक्रामक होने की संभावना है।
और देहरादून का रुख करते हैं, जहां से हमारे सहयोगी किशोर रावत हमसे जुड़ गए। किशोर, आज दूसरे दिन जब कार्यवाही शुरू होगी सदन की तो काफी हंगामा हो सकता है क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे बिल हैं जिसे लेकर विपक्ष के तेवर पहले से ही आक्रामक हैं। बिल्कुल मोनिका, कल जिस तरीके से पहला दिन था शीतकालीन सत्र का और शांतिपूर्ण गुजरा, कारण यही था कि पूर्व सीएम एनडी तिवारी के निधन पर शोक प्रस्ताव किया और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लेकिन आज उसके उलट तस्वीर थोड़ी बदल सकती है। कारण यही है कि आज कांग्रेस कई मुद्दों को लेकर सदन में अपना ये मांग रख सकती है कि चर्चा इस पे हो, जैसे खासकर लोकायुक्त बिल पे। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि जो लोकायुक्त बिल है उसको पास किया जाना चाहिए और लोकायुक्त का गठन होना चाहिए। लेकिन वही सरकार कह रही है कि सरकार ने साफ कर दिया कि उनकी मंशा जीरो टॉलरेंस की है, भ्रष्टाचार वो नहीं चाहते, किसी भी हालत में जो भी भ्रष्टाचार है उसे जेल में पहुंचाएगा। वो इस काम में है कि जब सारे काम बिना सारी चीज़ों के हो रहे तो लोकायुक्त का बिल पे अभी हामी नहीं भरी जा रही है। तो ऐसे में ये हो सकता है कि आज कांग्रेस लोकायुक्त और कानून व्यवस्था के मामले में और बागेश्वर में जो कुछ पिछले दिनों जो घटना घटी उसमें 4 लोगों की मौत हुई पॉइजनिंग के कारण, और उसके बाद ये सवाल उठाएगी कि अगर स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होती तो शायद उन 4 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। अब ऐसे में ये सारे तमाम जो मुद्दे हैं इसको लेकर कांग्रेस आज सदन में हंगामा कर सकती है, सदन में मांग रख सकती है कि सदन की कार्रवाई रोककर इस पर चर्चा की जाए। लेकिन ये जरूर है कि कल जिस तरीके से शांतिपूर्ण गुजरा था शायद वो तस्वीर थोड़ी सी अलग हो। शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है तो बहुत सारे काम होने हैं। आज आयुष विभाग से आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय का संशोधन विधेयक रखा जाना है, जमींदारी उन्मूलन व्यवस्था है उसका अध्यादेश को रखा जाना है, उसके साथ ही 2 रिपोर्ट रखी जानी है जिसमें एक सेवा अधिकार के आयोग की रिपोर्ट है और दूसरी लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट रखी जानी है। तो इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो पिछले दिनों कैबिनेट में एक चीज पास करी थी जिसमें जौलीग्रांट एयरपोर्ट का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने का प्रस्ताव किया था, आज उसको संकल्प को सदन के द्वारा भारत सरकार को भेजा जाएगा। तो कुल मिलाकर सदन की कार्रवाई और उसका कामकाज तो चलेगा, लेकिन वहीं कांग्रेस के रुख क्या होता है ये देखना होगा। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आज कार्यवाही के दौरान हंगामे के आसार पूरे बन रहे हैं। कई ऐसे बिल हैं जिन पर जब चर्चा की जाएगी तो विपक्ष के तेवर आक्रामक हो सकते हैं। अगली खबर की बात करते हैं। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पूर्व कुलसचिव मृत्युंजय मिश्रा को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। एडीजे एंटी करप्शन कोर्ट ने सुनवाई के बाद 17 दिसंबर तक मृत्युंजय मिश्रा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मृत्युंजय मिश्रा को सोमवार को विजिलेंस ने गिरफ्तार किया था। जांच का जो जिसका नाम भी प्रकाश में आया है उसका जो इस जो अपराध में जो रोल है उनका जो है बिल्कुल बचने का कोई ये नहीं है रोल। मिश्रा के ऊपर जो आरोप है, एलिगेशंस है, वो मेन एलिगेशंस क्या है? नहीं, इनका जो है जो मेन एलिगेशन है चीटिंग है, फिर जो है जो फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से जो है धन को अर्जित करना है। इसका अतिरिक्त जो अब्यूज ऑफ ऑफिशियल अथॉरिटी जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का तहत जो अपराध है उसका करना, ये आरोप है इनके ऊपर। मसूरी वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। शहर के सबसे खूबसूरत पर्यटक स्थल कंपनी गार्डन में मसूरी वासियों के लिए अब प्रवेश शुल्क खत्म कर दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही शहर के अन्य पर्यटक स्थलों में भी स्थानीय लोगों की फ्री एंट्री की मांग शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए। कंपनी गार्डन में प्रवेश के लिए पर्यटकों और स्थानीय लोगों को 25 रुपए प्रति व्यक्ति शुल्क देना पड़ता है, लेकिन लंबे समय से कंपनी गार्डन में स्थानीय लोगों को निःशुल्क प्रवेश की मांग हो रही थी। लोगों की मांग पर नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने गार्डन में स्थानीय लोगों को निःशुल्क प्रवेश की घोषणा की है। ये व्यवस्था 1 जनवरी 2019 से शुरू होगी। गार्डन संचालक भी निःशुल्क प्रवेश को लेकर तैयार हो गया है। आधार कार्ड दिखाकर लोग गार्डन में निःशुल्क प्रवेश कर पाएंगे। हमने सख्ती से निर्देश दिए हैं अधिशासी अधिकारी को कि नगर मसूरी का कोई भी स्थानीय व्यक्ति अपना आधार कार्ड या कोई भी लोकल आईडी दिखाकर कंपनी गार्डन या एक्वेरियम में निःशुल्क प्रवेश कर सकता है। अध्यक्ष जी ने ये घोषणा की है कि आधार कार्ड लेके आदमी आए और उसी आधार कार्ड पे हम उनको एंट्री दे दें। तो ये हमें भी लग रहा है कि काफ़ी अच्छा हुआ है, स्टेप है। इससे लोकल लोगों की परेशानियां दूर होंगी। और आप लोगों के माध्यम से मैं मसूरी वासियों से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि वो जब भी कंपनी गार्डन आए तो अपना आधार कार्ड लेके आए, सभी लोगों का, जितने भी लोग एंट्री करना चाह रहे हैं। वहीं पूर्व पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश उनियाल ने कहा कि सिर्फ कंपनी गार्डन में ही क्यों, शहर की माल रो, रोपवे और मसूरी झील में भी
स्थानीय लोगों को निःशुल्क प्रवेश मिलना चाहिए। पर्टिकुलर एक जगह क्यों, मसूरी में झील भी है, मसूरी में रोपवे ट्रॉली भी है, मसूरी में माल रोड भी है, कई जगह ऐसी हैं, कई ऐसे पर्यटक स्थल हैं, ट्रॉली कई जगह है, वहां पे भी क्या यही लागू होगा? पर्टिकुलर एक पर्यटक स्थल के लिए आप ये कहेंगे कि गार्डन के लिए, तो मैं समझता हूं तो ट्रॉली पे भी लागू होना चाहिए, फिर तो झील पे भी लागू होना चाहिए, माल रोड पे भी लागू होना चाहिए। कंपनी गार्डन में प्रवेश शुल्क खत्म करने के बाद अब अन्य पर्यटक स्थलों में भी स्थानीय लोगों को निःशुल्क प्रवेश की मांग उठने लगी है। अब देखना होगा इस मांग पर नगरपालिका प्रशासन क्या फैसला लेता है। सुनील सीलवाल, न्यूज़ 18 मसूरी। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। अब न्यूज़ 18 उत्तराखंड देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18uk.com। हमारा फेसबुक पेज है न्यूज़ 18 यूके और हमारा यूट्यूब चैनल है न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।